Hello, my dear children. Today we are going to start with class 6 science chapter number 2 diversity in the living world. So let's begin the chapter. The main aim of this chapter will be introduction, classification of plants, diversity in animals, habitat, adaptation, deserts, adaptation in animals living in both water and on land. Have a look on warm up, children. Label the parts of the plant given below and write the main function of each part. One has been done for you. जैसे कि leaves. Leaf क्या करती है? They produce food. See the second one. Second one में क्या है? This is a flower. तो flower का main काम क्या है? It is the main reproductive organ of the plant. See the third. This is fruit. तो fruit आपका क्या होता है? Fruit आपका seeds को carry करता है. Then you have stem. स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. एंड लास्टली यू हैव रूट्स. रूट्स का क्या मेन फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू लीव्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इंट्रोडक्शन. We find a variety of plants around us. Life cannot be imagined without plants. Plants can be seen growing in school, playground, garden, park, orchards, crop field, farmhouses, roadside and at home. Plants differ from one another in shape and size. Some are small while some are very very big. तो बच्चों, आप अपने आसपास में, अपने घर के आसपास बहुत सारे टाइप के प्लांट्स देखते हो. आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के अंदर भी आप देखते हो कि वहाँ पे जो प्ले ग्राउंड्स है वहाँ पे घास है, या जो आपके स्कूल में गार्डन्स हैं वहाँ पर घास है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्मॉल बिग प्लांट्स प्रेजेंट हैं. बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ भी हैं. तो प्लांट्स जो हैं ये डिफर करते हैं इन देयर शेप, इन देयर साइजेस. विदाउट प्लांट्स आवर वर्ल्ड वुड बी अ डिफरेंट प्लेस. प्लांट्स के बिना तो बच्चों लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्लांट्स ही वो हैं जो हमारा खाना प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स बीइंग ऑटोट्रॉफ, दे आर द प्रोड्यूसर्स. वो फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. और यही फूड हम कंज्यूम करते हैं टू गेट एनर्जी. अगर हम फूड कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू आवर वर्क. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो दे एमिट आउट ऑक्सीजन एज वेस्ट प्रोडक्ट. एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन वो एमिट करते हैं. और ये ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये आप सबको पता है कि बिना ऑक्सीजन के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. और ऐसे ही आप क्या एक्सेल करते हो? आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो, जो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, मेड ऑफ मेनी सेल्स और organisms that can make their own food. All living things depend on plant either directly or indirectly for their food requirements. Plants produce oxygen gas which mixes with air. Plants also provide woods, medicine and many other useful substances. तो आइए हम यहाँ पे plants के बारे में ही study करते हैं. This knowledge will be useful in growing plants. There are variety of plants around us. कुछ ऐसे होते हैं जो flowers produce करते हैं, कुछ plants ऐसे होते हैं जो flowers बिल्कुल भी produce नहीं करते हैं. कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. किसी की स्टेम बहुत पतली होती है, सॉफ्ट होती है, इजीली ब्रेक हो जाती है, जैसे कि कोरिएंडर की. आपने घर में धनिया पत्ती देखी है ना, हम क्या करते हैं? हम इजीली उसकी स्टेम को ब्रेक कर लेते हैं. लेकिन किसी किसी की स्टेम बहुत मोटी होती है, हार्ड होती है, जो हम हाथ से तोड़ नहीं पाते हैं. Similarly, there are a number of other differences between plants based on which they can be grouped in the following categories. तो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड हाइट ऑफ द स्टेम. तो इस बेसिस पे हम प्लांट्स को 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं बच्चों. पहली होती है हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं? ये बहुत स्मॉल साइज के प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वो बहुत वीक होती है, पतली होती है, इजिली ब्रेकेबल होती है, ग्रीन कलर की होती है. जैसे कि मैंने बात करी कोरिएंडर, मिंट, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब हर्ब्स हैं. They are delicate but strong enough to stand upright on their own. तो भले ही इनकी जो stems होती हैं वो बहुत delicate होती हैं, लेकिन ये upright ही खड़े रहते हैं. They are not much branched. They have small and delicate roots. They grow only for a few months. Some examples are wheat, paddy, mint, tomato, ginger, spinach,
mustard and sunflower plant. Now shrubs. Shrubs जो होते हैं बच्चों ये मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी हार्ड होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हर्ब्स. तो ये थोड़े वुडी होते हैं और मीडियम साइज के होते हैं. Shrubs are medium-sized plants. They have thin but hard and woody stem. Shrubs are branched near the base of the stem. They have well-developed strong roots. तो इनकी जो roots होती हैं वो काफ़ी strong होती हैं और काफ़ी फैली हुई होती हैं. They grow for few years. Some examples of shrubs are lemon plant, rose है, आपने अपने घर में रोज देखा होगा, हिबिस्कस का प्लांट देखा होगा, लेमन प्लांट है. ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब shrubs के एग्जाम्पल्स हैं. ट्रीज. नाउ ट्रीज एज द नेम इंडिकेट, आपने ट्रीज तो देखे होंगे. पेड़ कैसे होते हैं? ये बहुत टॉल होते हैं. इनकी जो स्टेम होती है बहुत हार्ड होती है, वुडी होती है. दे आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. दे हैव थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. द स्टेम इज कवर्ड विथ थिक ब्राउन लेयर जिसको हम बोलते हैं बाक, जिसको छाल भी बुलाते हैं हिंदी में, तो इसे हम बोलते हैं बाक. They are tall and branched at above the base of stem. They grow and live for many years. आपने देखा herbs जो हैं वो सिर्फ कुछ months के लिए जीते हैं और जो हमारे shrubs होते हैं ये कुछ साल जीते हैं और जो trees होते हैं ये तो बहुत बहुत साल जीते हैं. कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जो 100 साल पुराने भी होते हैं. They have well developed strong, thick and long roots. तो इनकी roots जो होती हैं ये तो बहुत ज़्यादा ही अर्थ में फैली हुई होती हैं. Some examples of trees are mango tree, apple tree, neem, ebony, coconut, sandal, teak, etc. Now creepers. Creepers बच्चों वो प्लांट हैं as the name indicate, creep करते हैं मतलब ग्राउंड के ऊपर चलते हैं. इनकी जो स्टेम्स होती हैं ना ये बहुत लंबी होती हैं, स्लेंडर होती हैं, तो ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते. They cannot stand upright and so they move on the ground. तो ये creep करते हैं. Creepers are plants that creep on the ground. They are very long in size. They have very delicate, long but thin stem. Their stems cannot stand upright. Examples would be watermelon, strawberry, pumpkin, sweet potato. Have a look on Clickypedia, children. British scientist Robin Hill discovered that plants produce oxygen by splitting water molecules. Then we have climbers. अब climbers वो होते हैं जो कि दूसरे का सहारा लेके ऊपर की तरफ को मूव करते हैं. We identify climbers on the basis of special features like they have thin, long, weak stem. ये भी अपने आप से सीधे नहीं खड़े हो सकते, ये दूसरे का सहारा लेते हैं. They use external support to grow upright and carry their weight. You have read about herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. Record your observation about various plants and complete the given table. तो यहाँ पर आपके पास एक टेबल है और ये आप अपने घर के आसपास के ऐसे पेड़ों को आप देखेंगे, प्लांट्स को देखेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. Now have a look on track your progress. Answer in one word. Plants use external support to grow upright. तो ऐसे कौन से plants हैं जिनको external support की जरूरत होती है? उनको हम बोलते हैं climbers. The part of the plant prevents soil erosion by wind and water. इसको हम बोलते हैं root क्योंकि यही soil को bind करके रखती हैं to prevent soil erosion. The part of the plant conducts water and minerals from roots to the leaves is the stem. Stem ही तो है बीच में, root और leaves के बीच में क्या present है? Stem present है. Stem से होते हुए ही water जो है, minerals जो है, ये leaves तक पहुंचाया जाता है. According to the structure of plant, तो हम अगर structure of plant देखें तो हमें यहाँ पे दो टाइप के सिस्टम दिखाई देते हैं बच्चों. एक को हम बोलते हैं रूट सिस्टम, एक को हम बोलते हैं शूट सिस्टम. रूट सिस्टम जो है ये प्लांट का वो पार्ट है जो बिलो द सॉइल प्रेजेंट है और शूट सिस्टम वो पार्ट है प्लांट का जो कि अबव द सॉइल प्रेजेंट है. रूट सिस्टम मेनली कंप्राइजेस ऑफ रूट्स. तो आपको पता है रूट्स कहाँ डेवलप करती हैं? सॉइल के नीचे डेवलप करती हैं. नॉन ग्रीन होती हैं, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं. There are mainly two types of root system. दो टाइप की रूट सिस्टम होती है. एक को हम बोलते हैं टैप रूट और एक को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट. आपने देखा होगा मूली, गाजर अगर आपने देखी होगी तो वो कैसी होती हैं? They have, ये swollen होती हैं मिडल में से और नीचे तक आते आते तक ये
टेपरिंग हो जाती हैं. सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ टैप रूट. टैप रूट में से छोटी छोटी सी यहाँ से भी रूट्स निकल रही होती हैं जिनको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स. तो चिल्ड्रन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टैप रूट. और वहीं अगर कभी आपने ग्राउंड में घास उखाड़ के देखी हो तो आप क्या देखते हो, वहां पर बहुत सारे गुच्छे टाइप की होती है ये रूट्स. ये गुच्छों में प्रेजेंट होती है एंड दिस इज कॉल्ड एज द फाइब्रस रूट. इन टैप रूट सिस्टम देयर इज अ मेन रूट जिसको हम बोलते हैं टैप रूट विच इज लॉन्ग एंड थिक एंड ग्रो स्ट्रेट डाउन. तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो ये नीचे की तरफ को डायरेक्ट ऐसे जाती हैं और इनकी साइड्स में से जो रूट्स निकलती हैं इनको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स. और secondary roots arise from the taproot. This type of root system is found in plants like peas, gram, mustard, carrot, tulsi, sunflower, mango, neem, etc. और वहीं आप देख सकते हो जो रूट्स गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट. In fibrous root system, a number of small sized roots arises in cluster below the stem and spread out in the soil. These roots are called fibrous root. Plants like barley, wheat, sugarcane, banana, maize, grass have fibrous root system. Now what is the function of root? तो चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट का कि ये प्लांट सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखती हैं जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अपरूट नहीं हो जाता बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर. तो सॉइल इरोजन को रोकती हैं, प्लांट को अच्छे से रोक के रखती हैं सॉइल के अंदर. प्लांट अपराइट खड़ा रहता है बिकॉज ऑफ दीज रूट्स. दूसरी चीज दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर. ये वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से अब्जॉर्ब करती हैं और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं जाइलम, जो कि इस पानी और मिनरल्स को ऊपर लेकर जाता है लीव्स की तरफ ताकि लीव्स जो है वो खाना प्रिपेयर कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. रूट्स खुद तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती क्योंकि ये ग्रीन कलर की नहीं होती, लेकिन ये हेल्प करती हैं. कैसे? पानी पहुंचाती हैं, मिनरल्स पहुंचाती हैं लीव्स तक ताकि वो फूड बना सके. They absorb water and minerals from the soil which is then conducted upward to the rest of the plant. In some plants, कुछ ऐसे plants भी होते हैं जिसमें ये roots जो है ये food को भी store करके रखती हैं, जैसे कि carrot हो गया, turnip हो गया, sweet potato हो गया, radish हो गया. इसके अंदर क्या है, आप root ही तो खा रहे हैं तो roots के अंदर क्या हुआ, food का storage हो गया. They also help in holding the soil particle together. Thus, they prevent the erosion of soil by wind and water. Some trees have roots that arises from the stem. बच्चों कुछ plants ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे trees होते हैं जहाँ से आप देखते हो roots जो है ये stem से ही उगकर आ रही हैं और ये नीचे ground की तरफ को move कर जाती हैं. इनको हम बोलते हैं prop roots. Prop roots जो है ये आप easily banyan tree में देख सकते हो. तो ये क्या करती हैं? They provide additional support to the plant. These roots are called prop roots. Example of prop roots are banyan and mangrove roots. Now have a look on activity children. To show that roots help in fixing the plant to the soil and absorb water from the soil. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें 2 flowering pots चाहिए, garden soil and 2 fresh herbs. अब आप क्या करोगे? आप flower pots लोगे, उनको अच्छे से fill करोगे garden soil से और उनको mark करोगे as A and B. Pull out 2 fresh herbs from the park or your kitchen garden. Plant one of the 2 herbs with its roots in the soil in pot A. तो एक को आप roots के साथ में इसमें प्लांट को प्लांट कर दोगे pot A में. Plant another herb in pot B after cutting its roots. और दूसरे प्लांट की आप roots काट के उसको प्लांट करेंगे. Water both the herbs regularly. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लांट ए था वो तो फ्रेश रहता है और ग्रो करता है इन अ नॉर्मल वे, बट द प्लांट इन पॉट बी विल्ड्स. तो ये विल्ड कर जाएगा, ड्रूप कर जाएंगी इसकी लीव्स. यू कैन इजिली कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन दैट रूट हेल्प्स इन द प्लांट इन अब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल. Conclusion: this shows that water absorbed by the root is conducted through the stem to different parts of the plant body. Now children, shoot system. शूट सिस्टम बेसिकली प्लांट का वो पार्ट है जो आप ग्राउंड के अबव देखते हो. तो वहां पर आपको लीव्स भी दिखाई देती हैं, बड्स भी दिखाई देती हैं, नोड्स भी हैं, इंटरनोड्स भी हैं. सो ऑल दीज मेक्स अप द शूट सिस्टम. These include stem, branches, leaves, flower, buds, fruits and seeds.
You might have also learned that the plant can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and type of stem. Fill in the observation in the given table. A few examples are already given. तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंगो की हाइट कैसी होती है, ये टॉल होता है, ब्राउन कलर की इसकी स्टेम होती है, हार्ड होती है और थिक होती है, और इसकी अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस कैसी होती हैं, हाई अपॉन द स्टेम, एंड नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप इज ट्रीज. ऐसे ही रोज क्या है, ये एक श्रब है, तो इसकी साइज कैसा होगा, मीडियम होगा. नेचर ऑफ स्टेम कैसा होगा, ब्राउन होगा, हार्ड होगा और थिन होगा. एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड. और नेम ऑफ द प्लांट क्या है, यह एक श्रब है. देन यू हैव टमेटो की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट जो होती है ये छोटी होती है. इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, बहुत ही टेंडर मतलब सॉफ्ट होती है, एंड थिन स्टेम होती है इसकी. अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस भी इसकी क्लोज टू द ग्राउंड रहती है. और नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप इज हर्ब. नाउ चिल्ड्रन, अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम इज द मेन एक्सिस विच बियर ऑल द पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम. Wikipedia, biodiversity hotspots are rich in biodiversity. The place from where branches and leaf arises on the stem. तो जिस जगह से branches arise करती हैं stem पे, उस एरिया को हम बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच की जगह को हम बोलते हैं इंटरनोड. द टिप ऑफ द स्टेम, जहाँ से सारी की सारी बड्स बियर होती हैं, उसे हम बोलते हैं एपिकल बड और द टर्मिनल बड. दिस बड हेल्प्स इन द लेंथवाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो अगर आप देखो प्लांट के जो टिप होती है वहाँ पर जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं वो बहुत ही स्लेंडर होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं. तो वहीं पे यही हमारी एपिकल बड प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है प्लांट की ग्रोथ में. लीव्स मेक द एंगल विद स्टेम एट अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. तो जहाँ पर आप देखो कि स्टेम होती है, स्टेम से साथ में लीव्स, आपकी ये स्टेम है and here you have leaf. तो लीफ और स्टेम के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे हम बोलते हैं एक्सिल, और इस एक्सिल में बच्चों बड भी प्रेजेंट हो सकती है. तो ऐसी बड को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बुलाएंगे एक्सिलरी बड. इसे हम एक्सिलरी बड बुलाएंगे. एंड गिव राइज टू द ब्रांचेस. A herb has green and tender stem. A tree has hard and woody stem called trunk, which is brownish in color. Climbers and creepers have weak stem. तो बच्चों अगर आप ये देखो parts of a shoot system, तो आप क्या देख सकते हो कि ये है हमारी मेन स्टेम. मेन स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल बना, ये बना हमारा एक्सिल, और एक्सिल के बीच में जो बड प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे एक्सिलरी बड. अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है, इसे हम बोलेंगे इंटरनोड. और टॉप पे जो बड प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं एपिकल बड या फिर टर्मिनल बड. सो दिस कंप्लीट्स द पार्ट ऑफ अ शूट सिस्टम. और अगर हम फंक्शन की बात करें स्टेम के, तो क्या है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, इट कीप्स द प्लांट अपराइट, सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है स्टेम. दूसरा, प्लांट को शेप प्रोवाइड करती है. यहाँ पे ही लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो कि विच आर द किचन ऑफ द प्लांट, खाना बनाती हैं. स्टेम के अंदर ही बच्चों फ्लोएम प्रेजेंट होता है. ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जो खाना लीव्स में बनता है उसे पूरे प्लांट बॉडी में स्प्रेड करने का काम फ्लोएम करती हैं, पहुंचाती हैं फ्लोएम वहाँ पे. ये भी स्टेम का ही पार्ट है. स्टेम्स बियर द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. Stem conducts water and minerals from root to the leaves. It also carries food manufactured by the leaves to other part of the plant. When young, green stem, क्योंकि ये भी हरे रंग की होती हैं, जब यंग होती हैं तो ये भी फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकती हैं. In some plants it is modified to store food. तो अगर आप बात करें अपने पोटैटो की, पोटैटो हुआ, अनियन हुआ, जिंजर हुआ, ये क्या है, ये सब स्टेम्स है जो कि मॉडिफाई हो जाती हैं टू स्टोर फूड, और वो फूड आप कंज्यूम करते हो. कैक्टस द स्टेम बिकम्स फ्लैशी. अगर आप कैक्टस की बात करो तो बच्चों कैक्टस एक ज़ेरोफाइट है. ज़ेरोफाइट मतलब डेजर्ट एरिया में मिलने वाला प्लांट है जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है. तो यहाँ पर जो स्टेम होती है ना, ये फ्लैशी हो जाती है, ग्रीन कलर की रहती है, एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम चिल्ड्रन, सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, ये बात हमने अभी करी, जैसे कि हमारा पोटैटो है, अनियन है, जिंजर है, इसमें क्या होता है कि स्टेम मॉडिफाई कर जाती है और फूड को स्टोर करती है। सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे आप देखो पी का प्लांट है या ग्रेप वाइन है, उसके अंदर जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, दे आर वेरी बहुत ही स्लेंडर होती हैं, तब हम इनको बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। तो ये क्या करती हैं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइम करती हैं फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्ट, तो ये उसके ऊपर कॉइल आउट हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। तो ये प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट प्लांट को ताकि वो अपराइट खड़ा हो सके। इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टस, stems are modified to make food by photosynthesis. Cactus, the stem takes over the role by producing food through photosynthesis instead of leaves. ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि कैक्टस में जो लीव्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं टू फॉर्म स्पाइन्स, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि लीव्स का जो फंक्शन है वो होता है प्रोटेक्शन का, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ऑल द एनिमल्स एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, पानी का लॉस ना हो जाए थ्रू लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसीलिए कैक्टस में जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स में रिड्यूस हो जाती हैं। तो मेन फंक्शन यहाँ पर हम स्टेम का देखते हैं कि स्टेम फ्लैशी हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। Since the leaf no longer perform photosynthesis, green fleshy stem of cactus are responsible for absorbing sunlight and making food for the plant. In cacti, the stem contains chlorophyll, which is green pigment necessary for photosynthesis. Now have a look on activity 2 children. To show that water from roots is carried through stem to different parts of the plant. Material required, इसके लिए हमें एक बालसम का प्लांट लेना है जिसके अंदर फ्लावर्स हैं, रेड कलर लेना है, वाटर इन अ जार, और इसका प्रोसीजर क्या है, पुल आउट अ सॉफ्ट हर्ब, प्रेफरेबली अ balsam plant bearing white flowers from the wet soil with its root intact. Note that initially the leaves of the plant are green and flowers are white. तो आप क्या देखते हो कि leaves जो है वो green कलर की हैं और जो flowers आ रहे हैं वो white कलर के हैं। अब आप इसे एक जार में डाल दोगे along with their roots, जिस जार में आपने colored water लिया है। Observe the plant after an hour or two. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड दैट द रेड कलर इन द लीव्स, तो आप देखोगे कि जो लीव्स है उसमें रेड कलर शो होने लगेगा। इवन फ्लावर्स शो रेड कलर्ड वाटर which is being absorbed by the root is carried up to the leaves and flowers through the intervening system. This shows that the water absorbed by root is conducted through stem to different parts of the plant body. ना चिल्ड्रन, अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ ग्रीन कलर की होती है, फ्लैट होते हैं। अगर आप लीफ के फ्लैट सरफेस की बात करो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लैमिना। ईच लीफ रिमेन अटैच्ड टू द स्टेम, जहां पर लीफ स्टेम से अटैच्ड होती है, जहां पर लीफ स्टेम से अटैच्ड होती है इसे हम बोलते हैं पीटियोल। द ब्रॉड पार्ट, अब अगर आप लीफ की बात करो तो लीफ का जो ये ब्रॉड पार्ट है, दिस पार्ट, this is called as lamina. Lamina provide maximum surface area for perceiving sunlight during photosynthesis. तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, ये है लैमिना। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे स्टेम और लीफ अटैच्ड है, इसे हम बोलते हैं पीटियोल। अब जो मेन रिब, बीच में से सेंटर में से जो आपको रिब दिखाई दे रही है, जाती हुई वेन दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं मिड रिब या फिर मेन वेन, और इससे बाकी की वेन्स जो हैं ये निकलती हैं। अब इन वेन्स के अरेंजमेंट के हिसाब से हम लीव्स को दो टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। अगर आपने रोज की लीफ देखी हो, हिबिस्कस की लीफ देखी हो, तो वो कैसी होती है, इस टाइप की होती है, जिसमें आपको एक मिडरिब दिखाई देती है बीच में और उससे निकलती हुई वेन्स दिखाई देती हैं। ये वेन्स क्या बना रही हैं, एक नेटवर्क बना रही हैं, इसलिए इसे बोला गया रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन अगर आपने घास देखी हो तो घास में लीफ कैसी होती है, जो लीव्स होती हैं वो इस टाइप की होती हैं और इनके अंदर वेन्स जो होती हैं ये पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। तो ऐसी वेनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। The thin side veins of the leaves are called veins. The thick line in the middle is called midrib. Network of veins in the lamina of the leaf is called leaf venation.
इट मे बी ऑफ टू टाइप, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट कब है, जब इट इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ वेन्स, जब वेन्स का नेटवर्क बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे कि हम देखते हैं मैंगो में, क्रोटन में, पल्सेस में, रोज में, हिबिस्कस में। पैरेलल वेनेशन, जब इनके अंदर वेन्स आर अरेंज्ड पैरेलली टू ईच अदर, तो ऐसे को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। जैसे कि हम फाइंड करते हैं मेज में, ग्रासेस में, बनाना, शुगर केन एक्सेट्रा। Then we have function of leaf. Children, main function of the leaf is to prepare food, क्योंकि लीफ को हम बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट। लीफ के बेस पे ही स्टोमेटास लोकेटेड होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं। तो दैट मीन्स लीव्स जो है वो गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। फूड तो वो बना ही रही हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीव्स जो हैं उनके थ्रू वाटर का भी लॉस होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। तो ये प्लांट को कूल रखने का भी काम करता है, जो ये प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। A leaves make food for the plant by photosynthesis. During photosynthesis, it prepares food in the presence of sunlight and green pigment chlorophyll. Using carbon dioxide and water, oxygen is released as a byproduct. तो इसके अंदर आप ये देखते हो कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकलती है, और ये ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये आप सबको पता ही है। इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमने जैसे बात करी लीफ के लोअर सरफेस पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं। द प्लांट गिव्स एक्स्ट्रा वाटर अवे फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। ये भी हमने बात करी कि बाय ट्रांसपिरेशन वाटर जो है प्लांट से लॉस होता है थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट हेल्प्स इन कीपिंग द प्लांट कूल। Transpiration helps to keep the plant cool. In some plants like onion, leaves are modified to store food. तो आप अनियन जो आप खाते हो उसकी जो आप एक एक परत खा रहे हो वो क्या है, एक्चुअली में लीफ है जो कि मॉडिफाई हो जाती है टू स्टोर फूड। In some other plants like cactus, leaves are reduced to spines to prevent water loss. The leaf of plants like pitcher plant are modified to trap insects. Yes बच्चों, कुछ plants insectivorous भी होते हैं तो उनके अंदर लीव्स जो हैं ये मॉडिफाई कर जाती हैं पिक्चर की फॉर्म में, घड़े की फॉर्म में बन जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं इंसेक्ट के डाइजेशन में। तो क्या होता है, ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं ये प्लांट्स, इसलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस बोला जाता है। टू fulfill their nutritional requirements. Have a look on activity children to show that plants show transpiration. Now material required: a well watered plant, 2 transparent plastic bags and some tape. तो आप क्या करोगे, आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग को प्लांट के अराउंड रैप करोगे, अच्छे से बंद करोगे और उसे रख दोगे सनलाइट में। टेप द माउथ ऑफ द सेकेंड प्लास्टिक बैग एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर एन आवर। यू विल सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन साइड ऑफ द प्लास्टिक बैग। तो प्लास्टिक बैग में हमें छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। तो ये पानी कहाँ से लॉस हुआ, फ्रॉम द लीव्स। This is due to condensation of the water vapor released as a result of transpiration. Now children, हम plants को और भी different types से classify कर सकते हैं, जैसे कि on the basis of life cycle. Life cycle के हिसाब से हम plants को 3 type में बांट सकते हैं, annual, biennial and perennials. तो annual वो plants होते हैं जो अपनी life cycle 1 साल के अंदर complete करते हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, sunflower हो गया। देन यू हैव बाइनियल्स जो अपनी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं, जैसे कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया। और पेरिनियल वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, जैसे कि हिबिस्कस, ओलियंडर, ट्रीज लाइक मैंगो एंड गुलमोहर। देन यू कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लावर, क्या वो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जो प्लांट्स फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि रोज, हिबिस्कस। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। द प्लांट्स दैट नेवर बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सच टाइप ऑफ प्लांट्स मे नॉट हैव रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। देन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट के अकॉर्डिंगली भी हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि लैंड पे ग्रोइंग होने वाले प्लांट्स, जैसे कि हो गया मैंगो हो गया, तुलसी हो गए, तो ये प्लांट्स जो हैं ये लैंड पे ग्रो करते हैं।
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, कुछ फुली सबमर्ज रहते हैं जैसे कि एल्गी, और कुछ फ्लोटिंग होते हैं लाइक दी लोटस। देन सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं लाइक मैंग्रोव्स, एंड सम प्लांट्स विच डेवलप इन डेजर्ट एरिया लाइक cactus. Living beings are found in air, land, water and on trees as well. They are found as any place on earth that provide them food, shelter and environment to reproduce and survive. तो living organisms हमें सब जगह मिलते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वाटर हो। जहाँ पर भी फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होंगी वहाँ पर लाइफ हमें किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे हमने प्लांट्स की बात करी थी, ऐसे एनिमल्स भी डाइवर्सिफाइड होते हैं। हम एनिमल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है और वही सेल बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक इन केस ऑफ अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाइक मैन, जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, सो यू आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द फूड एंड फीडिंग हैबिट कॉज स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन एनिमल बॉडी. द हैबिटेट ऑल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. Animals are either unicellular or multicellular. Animals like amoeba, paramecium can be seen only under a microscope. ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी तो सिर्फ एक छोटे से सेल से बनी हुई है, तो ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ही जरूरत पड़ेगी। All other big and small animals are multicellular. अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम, तो चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम भी हम एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रल वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर वर्टिब्रा प्रेजेंट है। और ऐसे जैसे कि मैन, लायन, टाइगर, तो इन सब में वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, दैट इज वाई इनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि स्नेल, स्पाइडर, अर्थवर्म, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, इसीलिए इनको हम इनवर्टिब्रेट्स बुलाते हैं। जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं। Vertebrates are evolved animals like fishes, frog, crocodile, snake, all types of birds, whale and human beings are vertebrates. According to the mode of reproduction, इस मोड पे ऑफ रिप्रोडक्शन से भी हम एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि हम इनको दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक को बोलते हैं ओविपेरस और एक कैटेगरी होती है विविपेरस की। ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, लाइक ऑल दी बर्ड्स, फिशेज, है ना, जो एग्स लेइंग एनिमल्स हैं उनको हम ओविपेरस बोलते हैं। और जो एनिमल्स अपने बेबीज को बर्थ देते हैं उनको हम बोलते हैं विविपेरस, लाइक वेल, मैन, टाइगर, लायन। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अपने बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको हम विविपेरस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, हैबिटेट के अकॉर्डिंगली भी हम एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो हैं जो लैंड पे रहते हैं, लाइक लायन, टाइगर, मैन, तो ये सारे हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देन यू हैव एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं, लाइक फिशेज, व्हेल, क्रैब्स एक्सेट्रा। देन यू हैव एम्फीबियंस। एम्फीबियंस बच्चों वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, लाइक फ्रॉग, लाइक क्रोकोडाइल। तो ऐसे एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों पे ही रह सकते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। और एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि एयर में रहते हैं, फ्लाई करते रहते हैं, लाइक ऑल बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स। There is a great diversity in animals. They are modified according to environment in which they reside. Therefore, there are animals of different characteristics. Most of the higher animals have head. अगर आप देखो, अपना ही बॉडी देखो तो आपके पास हेड है, नेक है, टॉर्सो है। और अगर हम बात करें मंकीज की या लायंस की तो उनके पास टेल प्रेजेंट होती है, लिम्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे लिम्स कौन से हैं? हमारे हाथ और पैर। हैबिटेट, तो चिल्ड्रन हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं
और जिस एनवायरनमेंट में हम नेचुरली ग्रो करते हैं उसे बोला जाता है हैबिटेट। जैसे कि आप कहाँ रह रहे हैं, उसके आसपास का एरिया जो है वो उसका नेचर कैसा है, आप अपने एनवायरनमेंट में ही ग्रो करते हैं तो वो होता है आपका हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर, अगर हम टाइगर की बात करें तो उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है बच्चों, फॉरेस्ट है या जू है, आप बताओ। फॉरेस्ट है, क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में वो फ्रीली घूम सकते हैं, दे कैन हंट फूड फॉर देमसेल्व्स, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देयर ओन स्पीशीज। तो बच्चों अगर हम जू की बात करें तो जू में एनिमल्स कैसे हैं, हमारा जो टाइगर है वो कैप्टिविटी में है, इट इज नॉट एबल टू मूव फ्रीली टू हंट, है ना। वहां पर तो जो उसको खाना प्रोवाइड करा जाएगा उसे खाना है, लेकिन फॉरेस्ट में वो फ्रीली रह रहे हैं, वहां पर वो अपनी इच्छा अनुसार हंटिंग करते हैं, इच्छा अनुसार रिप्रोडक्शन शो करते हैं, इच्छा अनुसार मूवमेंट शो करते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ जू। इसीलिए उनका फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल हैबिटेट हुआ। Shady trees and plants for it to hide as well as to take rest and suitable climatic conditions with sunlight and rain. A habitat provides suitable living conditions like proper food, temperature, shelter, climatic conditions that are best suited for an organism to survive. तो habitat हमें हमारी optimum conditions देता है जिसकी वजह से हम survive कर पाते हैं, वहाँ पे हमें food मिलता है, एयर मिलती है फॉर ब्रीदिंग, वाटर मिलता है, सब चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल होती हैं। Let us now learn about different type of habitats and various type of plants. Plants को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा, और animals को हम बोलते हैं fauna found there. So types of habitat children, types of habitat में हम यहाँ पर दो habitats पढ़ेंगे, aquatic and terrestrial. तो terrestrial habitat की बात करें तो जो animals land पे रह रहे हैं, तो जो लैंड एरिया है जो कि एनिमल्स को उनकी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है फॉर देयर ग्रोथ एंड देयर लिविंग is called as terrestrial habitat. A variety of plants and animals live on land. Terrestrial habitat includes desert, forests, mountains and grassland. Examples of terrestrial organisms include horse है, deer है, man है, trees, dogs, snakes and elephants. एक्वेटिक हैबिटेट चिल्ड्रन, एक्वेटिक हैबिटेट वो होता है जहां पर एनिमल्स जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो पानी में रहते हैं। तो इट कैन बी अगेन क्लासिफाइड इनटू मरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। वाटर बॉडीज सर्व एज एक्वेटिक हैबिटेट फॉर वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। चाहे आप पॉन्ड देख लो, लेक्स देख लो, रिवर्स हैं, सीज है, ओशंस है, यहाँ पर आपको वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी मिल जाएंगे और वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी मिल जाएंगे, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू वेरी वेरी बिग ऑर्गेनिजम्स लाइक व्हेल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। They form the natural home for aquatic organisms such as fish, ducks and algae. Some organisms such as frogs and salamanders are capable of living on land as well as in water. तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी लिविंग शो करते हैं। अदर टाइप ऑफ हैबिटेट्स आर एरियल हैबिटेट। बच्चों कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एयर में ही रहते हैं, जैसे कि हमारी बर्ड्स जो हैं ये ज़रूर ग्राउंड पे ज़रूर आती हैं दाना चुगने के लिए, लेकिन ज़्यादातर ये रहती कहाँ हैं, एयर में रहती हैं, ट्रीज पे अपने घर बनाती हैं, है ना। तो दे आर कॉल्ड एज एरियल हैबिटेट। आर्बोरियल हैबिटेट चिल्ड्रन, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी मैक्सिमम पार्ट ऑफ देयर लाइफ जो ट्रीज पे स्पेंड करते हैं, वो ग्राउंड पे ज़्यादा नहीं आते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं आर्बोरियल, और ऐसे हैबिटेट को बोला जाता है आर्बोरियल हैबिटेट। जैसे कि आपने देखा है मंकीज़ के केस में, मंकीज़ हैं, स्क्विरल्स हैं, वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो ट्रीज पे ही स्पेंड करते हैं। You have read about habitat of animals. A number of animals are shown in a given picture. Could you find which body parts are used by animals to move from one place to another? अगर आप यहाँ पे देखो बियर है, डियर है, तो इनके पास they have their limbs, इनके पास limbs है for movement. Birds की बात की जाए तो birds के पास wings है for their movement, and fishes के पास fins होते हैं बच्चों, और सैलमेंडर है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पास टेल है, विद दिस दे शो मूवमेंट। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूवमेंट।
Some examples are given in the table. Observe the table and complete it. Movement in animals and their body part involved. तो अगर आप एंट को देखो तो एंट के पास भी क्या प्रेजेंट होता है? एंट क्या है? एक इंसेक्ट है, उसके पास लेग्स होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट. गोट क्या करती है? वॉक भी कर सकती है, जंप भी करती है, उसके पास भी लेग्स प्रेजेंट होते हैं. पिजन फ्लाई करता है, उसके पास विंग्स हैं. हाउस फ्लाई वॉक्स भी कर सकती है, फ्लाई भी कर सकती है, सो इट हैज लेग्स एज वेल एज विंग्स. फिश कैसा मूवमेंट शो करती है? फिश वाटर में मूवमेंट शो करती है एंड इट हैज फिन्स फॉर डूइंग दैट. एनी अदर? यहाँ पर आप कोई और ऑर्गेनिज्म के बारे में भी देख के लिख सकते हो कि उनका मूवमेंट कैसा है, उनके बॉडी पार्ट्स कौन से हैं. What conclusion can you draw from the data given in the table given on previous page? Different animals have different type of movement. हम क्या देखते हैं कि कुछ एनिमल्स रन कर सकते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ जंप करते हैं, कुछ फ्लाई कर सकते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, हॉप और जंप एज वेल. These animals use different body parts for moving from one place to another. They may use wings को use कर सकते हैं, वो अपने legs को use कर सकते हैं या कोई भी other body part to show the movement. Here we group animals based on their movement. How can we group animals based on movement? Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other features. Some of these features can be used to group animals in various ways. Like plants, grouping of animal is important for understanding their diversity. तो इसीलिए बच्चों हमें एनिमल्स को ग्रुप करना पड़ता है. जैसे हमने प्लांट्स को ग्रुप किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लावर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ऐसे ही एनिमल्स को ग्रुप करना भी बहुत ज़रूरी है. क्यों? तभी तो हम उनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे. नाउ अडैप्टेशन. Any modification or change in organism body or behavior that enable it to survive in a particular habitat is called as adaptation. तो ऐसी modifications बच्चों जो एक organism को help करती हैं एक habitat में अच्छे से survive करने के लिए, उसे हम बोलते हैं adaptation. जैसे कि अगर हम बात करें पोलर बियर की, तो पोलर बियर कहाँ रहता है? पोलर आइस कैप्स में रहता है, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, हर वक्त आइस जमी रहती है. तो अगर आप पोलर बियर की बॉडी देखो तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. इट हैज़ फैट स्टोर्ड इन हिज बॉडी विच इज़ कॉल्ड एज ब्लबर, जो उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं. अगर हम कोशिश करें कि पोलर बियर को हम डेजर्ट एरिया में ला के रखें तो क्या पोलर बियर सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है. और वो कैसे अडेप्टेड है? इट इज़ अडेप्टेड टू हैव अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट. तो वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा. ऐसे ही अगर हम एक गोट को लें जो कि डेजर्ट एरिया में या डेजर्ट का कोई भी एनिमल, कैमल है, उसे अगर हम लेकर जाएं और हम उसको रखें अपने ग्लेशियर्स में, पोलर आइस कैप्स के पास, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि दे आर अडेप्टेड टू देयर ओन हैबिटेट. डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू हैबिटेट इन डिफरेंट वेज. They may be change in organism's shape, size, color, structure or behavior. For example, 4 limbs of birds are modified into wings so that they can fly. तो ये भी birds की एक adaptation है कि यहाँ उनको 4 limbs की ज़रूरत नहीं है, उन्हें wings चाहिए for their movement. इसीलिए उनके जो 4 limbs हैं वो change हो जाते हैं wings में. Let us learn about the adaptation of animals and plant living in desert. तो अगर हम डेजर्ट की बात करें तो बच्चों डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है, ड्राई होता है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. दे हैव शॉर्ट रेनी सीजन्स फॉलोड बाय लॉन्ग ड्राई सीजन्स. तो अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कैमल्स मिलेंगे, कुछ टाइप के रैट्स मिल जाएंगे, स्नेक्स मिल जाएंगे. और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें मैक्सिममली कैक्टस मिलता है. तो अगर हम कैमल की बात करें तो बच्चों कैमल के अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस हैं देखते हैं. कैमल जो है ये बहुत सारा खाना एक बारी में खा सकता है और अपनी बॉडी में फैट को स्टोर कर सकता है. आप ये जो कैमल की बॉडी पे जो हम्प देख रहे हो ना, इसके अंदर फैट स्टोर हो जाता है. तो जब इसको खाने की कमी होती है, इसको खाना नहीं मिलता है, तो ये इस फैट से अपनी एनर्जी डिराइव करता है. सिमिलरली ये अपनी बॉडी में पानी को भी स्टोर करके रखता है ताकि जब स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो तब ये पानी इजीली कंज्यूम कर सके. अगर आप इसकी आईज की बात करो तो इसकी जो आईलिड्स होती हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सैंड इनटू देयर आईज.
इनके जो पैर होते हैं ये वेब्ड होते हैं, टांगे बहुत लंबी होती हैं ताकि ये इजीली डेजर्ट पे मूव कर सके। पैर इनके वेब्ड होते हैं ताकि सैंड पे इजीली ये मूव कर सके। Most desert animals remain in shade or burrows during the daytime to escape heat. They become active in the night or in the evening when temperature drops. The following description about camel tell us how well some animals are adapted to live in desert. Food and water are scarce in desert, बच्चों. Camel can live without food and water for several days. However, when water is available, camel बहुत सारा पानी इकट्ठे ही पी लेते हैं. It eats a lot of food when it is available. Excess amount of food after being digested get converted into fat. The fat is stored in the hump. When food is scarce, fat breaks down to provide energy to the camel. Camel has several other features that help to live in sandy desert. The long legs of camel keep its body away from warm sand. तो इसकी जो इतनी लंबी लंबी टांगे आप देखते हो वो इसीलिए होती हैं ताकि ये गर्म सैंड से बच सके. The toes are joined together to prevent sinking into the sand. With its large padded feet, camel is able to walk very briskly on fine sand. Adaptation in mountain animals. अगर हम mountain animals की बात करें बच्चों तो उनका क्या है, उनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर कोल्ड क्लाइमेट को झेलना होता है. तो उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेटिव फीचर्स हैं, लेट्स डिस्कस दैट. एनिमल्स सच एज याक. अगर आप याक को ही देखो तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. चिल्ड्रन, हेयर्स आर द इंसुलेटर्स. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देते हैं, इसीलिए इनकी बॉडी जो है वो वार्म रहती है. अ माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स. इनके जो हूव्स होते हैं ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये पथरीली जगहों पर इजीली भाग सके. स्नो लेपर्ड और पोलर बियर की बात की जाए तो इनकी बॉडी के ऊपर भी थिक फर होता है ताकि इनकी बॉडी की जो हीट है वो कंजर्व की जा सके और इन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके. साथ ही साथ इनके जो फीट होते हैं, दे ऑल्सो हैव बिग फीट to spread their weight on the snow and prevent them from sinking into the soft snow. Adaptation of aquatic habitat. बच्चों, aquatic habitat जैसे कि ponds हो गया, lakes हो गई, rivers हो गए, ocean, seas, ये सब के सब aquatic habitat में आते हैं. तो अगर हम ponds, lakes और rivers की बात करें तो ये fresh water habitat होते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे टाइप के plants और animals को रहते हुए देख सकते हैं. तो टू टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जो हमें इजीली यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो होते हैं, एक होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स और एक होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स जैसे कि आप देख सकते हो वाटर हयासिंथ या फिर लोटस. तो ये क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं. अब सबमर्ज में भी बच्चों दो टाइप की कैटेगरी आती है, वन इज पार्शली सबमर्ज्ड एंड वन इज फुली सबमर्ज्ड. तो जो पार्टली सबमर्ज्ड होते हैं जैसे कि वाटर लिली और कुछ प्लांट्स ऐसे कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं जैसे कि हाइड्रिला एंड वेलिसिनेरिया. अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स. तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, whose main function is to hold the plant in place and not to absorb water. क्योंकि ये ऑलरेडी पानी के अंदर ही रह रहे हैं इसीलिए इनकी जो रूट्स हैं वो इस तरीके से होती हैं कि वो छोटी होती हैं ताकि वो प्लांट को अच्छे से पानी में पकड़ के रख सके. The stem of aquatic plants are soft, hollow and lightweight, having large spaces filled with air. तो क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत लाइट वेट होती हैं और हल्की होने के बावजूद इनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं ताकि एयर उसमें फिल रह सके और ये इजीली वाटर पे फ्लोट कर सके. The submerged aquatic plants have narrow and thin ribbon-like leaves which can bend in the flowing water of rivers and stream and hence do not obstruct the flow of water. Adaptation in cactus. बच्चों, ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स. ज़ेरोफाइट का मतलब ऐसे प्लांट जिनको पानी बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है. एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कैक्टस. दे ईदर हैव वेरी स्मॉल लीव्स और नो लीव्स एट ऑल. या तो इनके पास लीव्स बहुत कम होती हैं या फिर होती ही नहीं हैं. लीव्स आर ईदर रिड्यूस टू स्पाइन्स. जैसे हमने पहले बात करी कि कैक्टस के अंदर लीव्स जो होती हैं इनका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं होता. यहाँ पर लीव्स जो है ये मॉडिफाई कर जाती हैं स्पाइन्स में.
ताकि ये एनिमल से प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके। कोई भी एनिमल इनके पास आएगा तो वो स्पाइंस एनिमल की बॉडी में चुभ जाएंगे, तो एनिमल इनसे दूर चला जाएगा। दूसरा, ये इसलिए भी स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती हैं ताकि टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ऑल ज़ेरोफाइट्स हैव ग्रीन एंड स्पॉन्जी स्टेम, तो जो इनकी स्टेम होती है वो होती है बहुत ग्रीन एंड स्पॉन्जी। उसके पास ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। Leaves of cactus are reduced to spines. This is done to prevent loss of water through transpiration, process by which water evaporates through the leaves. It has green stem that prepares food for the plant through photosynthesis. It is spongy and stores water. Its entire body is covered with waxy layer. Waxy layer से covered रहता है cactus की body. ऐसा क्यों बच्चों? To prevent the loss of water through the stem part. This also helps to retain water inside the plant body. It has long roots which reach the deep layer of the soil to absorb water. Now have a look on Track Your Progress, children. Name the following. Animals with vertebral column. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं vertebrates. Egg laying animals. इनको हम बोलते हैं oviparous. Plants that grow in deserts. इनको हम बोलते हैं xerophytes. Now adaptations in animal living in both water and on land. तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। Frogs are found in shady, damp conditions near the pond. Frogs can live in water as well as on land near the pond. तो अब फ्रॉग के अंदर आप क्या क्या एडेप्टेशंस देखते हो? भाई इनके जो फीट होते हैं ये वेब्ड होते हैं, which help them to swim in water. Frogs have strong legs. इनकी जो legs होती हैं ये बहुत strong होती हैं ताकि ये easily hop कर सके, jump कर सके और अपने prey को ये catch कर सके। They breathe through lungs. जब ये land पे होते हैं तब ये breathe करते हैं through lungs और जब water में चले जाते हैं तब ये breathe करते हैं through their skin. Aquatic birds. अगर आप birds की बात करो तो duck के पैर भी webbed होते हैं. Like the frog for swimming, ducks can also walk on land. Now have a look on Wonder Box. Janki Amal was an Indian botanist dedicated to the environmental work and helped to document and preserve India's rich plant biodiversity. Now keyword and explanation, children. Venation, the pattern of veins in the lamina of a leaf. There are two type of venation, reticulate जिसको हम net like बोलते हैं और parallel जिसमें veins जो होती हैं वो parallelly arranged होती हैं. Photosynthesis, the process by which green plants make their food using sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Oxygen is released as a byproduct. Note the point of stem of the plant where leaves or branches arises. Axillary bud, a bud that grows from the axil of the leaf and may develop into branches or flower cluster. Biennial, plants that take 2 years to complete their life cycle. Examples will be carrots and beetroot. Perennial, plants that can live for several years and can flower and produce seed multiple times over their life cycle. Example includes mango, hibiscus, neem. Unicellular organisms made up of only one cell such as amoeba. Multicellular made up of many cells such as humans, frogs and plants. Vertebrates, animals with a backbone or vertebral column like mammals, birds, fish, etc. Invertebrates, animals without a backbone such as snails, insects and earthworms. Now children, you can see a mind map. यहाँ पर हमने habitat को differentiate किया है terrestrial में, aquatic में, arboreal में और aerial में. Now have a look on review zone. Tick the correct option. Medium sized plants are called, medium sized plants को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? Shrubs. The part of the plant that grow below the soil is the root system. Plant growing in the marshy places, mangroves.
Which of these are invertebrates? तो बच्चों ये सारे ही invertebrates हैं, so you'll write all of these. Xerophytes कहाँ grow करते हैं? ये deserts में grow करते हैं. Now fill in the blanks. Plants bearing flower are called flowering plants. Dash give birth to young ones. यहाँ आप लिखेंगे viviparous. Dash complete their life cycles in 2 years. तो यहाँ आप लिखेंगे biennials. The network of veins in the lamina of the leaf is called reticulate venation. Any modification or change in organism, body or behavior that enable it to survive is called as adaptation. State whether the following statements are true or false. Creepers are the plants that creep on the ground. Yes, this is true. Terrestrial animals live in the sky. False. Annual plants complete their life cycle in many years. This is again false. In cactus, leaves are reduced to spines to prevent water loss. Yes, this is true. Camels can live without food and water for several days. Again, this is true. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.